के लिए आज का टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके नोट्स कल व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने प्रोवाइड कर दिए थे, आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है और उसके जो दो एप्लीकेशन है उसमें से एक एप्लीकेशन हम आज यहाँ अध्ययन करेंगे। अनिश्चितता सिद्धांत का कथन है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षण यानी किसी भी समय पर एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थपूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। संवेग और स्थिति किसी कण की यदि डेल्टा एक्स दिशा में अगर कण गति कर रहा है तो एक्स दिशा में उसकी स्थिति की अनिश्चितता यदि डेल्टा एक्स हो तथा उसका जो संवेग है उसको हम p से व्यक्त करते हैं और x दिशा में जो घटक होगा उसको p के नीचे सबस्क्रिप्ट x लगाकर लिखेंगे, px हो जाएगा। और तो संवेग में अनिश्चितता x दिशा में यदि डेल्टा px हो तो यह कहता है कि उसका गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं हो सकता। ये किसने दिया था? हाइजेनबर्ग वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कहता है कि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का मान h×2 से कम नहीं हो सकता। तो वी राइट डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h×2, यानी h×2 के बराबर हो सकता है या उससे अधिक होगा लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। इसलिए इसका ये गणितीय रूप है। यहाँ h क्रॉस नियतांक है और वो h/2π के बराबर होता है। h आप जानते हैं प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। पाई आप सब जानते हैं 3.14। यदि इसका मान यहाँ रख दें तो h/2π का मान कैलकुलेशन करने के बाद प्राप्त होगा 1.054 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो इस तरह से हमारे पास h क्रॉस आपको पता है, h×2 करेंगे तो और कैलकुलेट आ जाएगा। इस प्रकार इन दोनों का जो गुणनफल है स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का मान h×2 से कम नहीं होता। यह गणितीय रूप है, लेकिन एग्जैक्ट में इसका कथन क्या कहता है कि यदि किसी कण की स्थिति की जानकारी आप करना चाहें तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता और यदि संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल वो इसके बराबर होता है। तो क्या कहता है, यदि डेल्टा एक्स 0 कर दिया जाए यानी स्थिति में अनिश्चितता 0 हो, डेल्टा एक्स = 0 हो जाए तो डेल्टा px क्या होगा? अनंत हो जाएगा। यानी आप स्थिति बिल्कुल एग्जैक्ट नाप लें। किसी भी क्षण अगर आप कह दें कि कण यहाँ पे पाया जाएगा यानी एग्जैक्ट आपने स्थिति ज्ञात कर ली तो डेल्टा px यानी संवेग में अनिश्चितता क्या होगी? अनंत हो जाएगी। तो ये कहता है कि दोनों में से एक चीज़ को आप यदि एग्जैक्ट नाप लेते हैं तो दूसरी की भौतिक राशि का मान स्पष्ट रूप से नहीं निकाल सकते, उसकी अनिश्चितता अनंत हो जाएगी। और यदि px का संवेग के x घटक का मान आपने एग्जैक्ट यथार्थ रूप से निकाल लिया कि उसमें कोई 0% यानी एरर नहीं है, 0% एरर है, तो हम कह सकते हैं px एग्जैक्ट है तो डेल्टा px क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी का मान एग्जैक्ट निकाल देते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाता है, उसका मान नहीं बदल रहा है तो उसमें परिवर्तन यानी डेल्टा px 0 हो जाएगा। यदि x कांस्टेंट है तो डेल्टा x 0 हो जाएगा। इसलिए एग्जैक्ट यथार्थ रूप से निकालने पर स्थिति या संवेग में से किसी एक भौतिक राशि का मान अगर यथार्थ रूप से आप निकाल लेते हैं तो दूसरी राशि का मान कभी भी आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें अनिश्चितता अनंत हो जाती है। तो ये तो था उसका अनिश्चितता सिद्धांत का जो फिजिकल मीनिंग है कि क्या कह रहा है वो, फिजिक्स में उसका क्या तात्पर्य है। लेकिन गणितीय रूप आपने देखा डेल्टा एक्स डेल्टा px इज ग्रेटर देन इक्वल टू h×2 जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको लेते हुए हम कुछ एप्लीकेशन यहाँ करने जा रहे हैं, यानी उसके अनुप्रयोग हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये तो केवल x घटक लिखा आपने। सिमिलरली इफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजिशन इन y डायरेक्शन इज डेल्टा y and in z direction is delta z, and consecutively the uncertainty in momentum
along y axis is delta py and along z axis is delta pz, then this principle says the mathematical form in y and z component will be delta y delta py is greater than equal to h cross by 2 and delta z delta pz greater than equal to h cross by 2. तो जिस तरह से अक्ष घटक का जो रूप था उसी तरह से y और z दिशा में, क्योंकि संवेग सदिश राशि होती है, स्थिति है ना y दिशा में गति कर रहा है तो स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा y हो जाएगी, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा py हो जाएगी। तो उन दोनों का गुणनफल भी h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। और यदि कण z दिशा में चल रहा है तो डेल्टा z स्थिति में अनिश्चितता z दिशा में हो जाएगी और संवेग में अनिश्चितता z दिशा में डेल्टा pz होगी। उनका गुणनफल भी h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे डेल्टा z डेल्टा pz ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2, यानी h क्रॉस बाई 2 के बराबर हो सकता है या उससे अधिक होगा। तो स्थिति संवेग के अलावा हम ऊर्जा और समय का अनिश्चितता सिद्धांत भी होता है, जो भी हाइजेनबर्ग ने दिया था कि यदि किसी क्षण है ना किसी पदार्थ में जो कण है ना, कण की बात कर रहे हैं अपन, गतिशील है वो, और उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई हो, तो जो मापन में समय में जो अनिश्चितता डेल्टा टी, उन दोनों का गुणनफल भी h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। तो डेल्टा ई ऊर्जा में अनिश्चितता और डेल्टा टी समय मापन में जो अनिश्चितता है वो है h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। ये ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो अनिश्चितता सिद्धांत के ये दो रूप हैं, स्थिति और संवेग का, और दूसरा ऊर्जा और समय का। दोनों में ही हम कांस्टेंट राइट हैंड साइड में लेते हैं, h क्रॉस बाई 2 से उसका मान कम नहीं हो सकता। अब इसके एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनअस्तित्व, यानी उल्टा हम यह कह सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। हमें सिद्ध करना है कि नाभिक में अगर इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं है तो वो वहाँ नहीं होगा। तो हम ये मान के चलें, इसको प्रूव करने के लिए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, क्या मान के चलें, और फिर लास्ट में रिजल्ट अगर उल्टा आता है तो इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट गलत है और प्रूव हो जाएगा कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व माना जाए, यानी नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता, अब नाभिक का जो आकार होगा वही तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी, है ना। और हम जानते हैं नाभिक का आकार लगभग फर्मी के ऑर्डर का होता है। तो नाभिक की त्रिज्या अगर 10 फर्मी व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 फर्मी हो जाएगी, ठीक है। तो हम उसकी जो कोटि है, किसकी, नाभिक की जो आकार है वो फर्मी के ऑर्डर का है, जो कि 10 की घात -15 मीटर होता है, और 10 फर्मी अगर उसका व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी आधी होगी, और वही उसकी स्थिति में अनिश्चितता के बराबर हम लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व के लिए डेल्टा एक्स का मान क्या होना चाहिए, 5 × 10 की घात -15 मीटर, यानी वो नाभिक के अंदर है। तो अगर बाहर लेंगे तो डेल्टा एक्स का मान बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको इसके बराबर ही माने। अतः अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इजिकल टू h क्रॉस बाई 2 होता है। डेल्टा एक्स का मान यहाँ रख देंगे जो कि अधिकतम मान है ना, उसके बाहर निकलेगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर है, तो एक अधिकतम है तो दूसरा न्यूनतम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा पी एक्स को पी मिनिमम मान लें तो हमारे पास पी मिनिमम क्या हो जाएगा, h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स। h क्रॉस का मान हमें पता है 1.054 × 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड। नीचे हर के अंदर आ रहा है 2 × डेल्टा एक्स 5 फर्मी था, 5 × 10 की घात -15 मीटर, वो हम यहाँ रख देंगे। तो इसका मान आ जाएगा 1.054 × 10 की घात -20, और संवेग की इकाई होती है किलोग्राम × मीटर पर सेकंड। तो ये मैथमेटिकल कंडीशन से
है ना, जो गणितीय रूप था अनिश्चितता सिद्धांत का, उससे हमने प्राप्त कर लिया कि यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता का मान रखते हुए हमें जो संवेग का मान प्राप्त हो रहा है वो न्यूनतम मान प्राप्त होगा। लेकिन आइंस्टीन के अपेक्षीय संवेग ऊर्जा संबंध से आइंस्टीन ने क्या कहा था, यदि कण की ऊर्जा कैपिटल E हो, P उसका संवेग हो और m0 उसका विराम द्रव्यमान हो, तो अपेक्षीय संवेग ऊर्जा संबंध जो है वो क्या होता है, E² = P² C² + m0² C4 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे E का मान मिनिमम, P का मिनिमम रखेंगे तो E भी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि m0 और C तो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस संबंध से हमें प्राप्त होगा E₻² = P₻² C² + m0² C4। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो विराम ऊर्जा है हम जानते हैं 0.51 MeV होती है। ठीक है, और m0 C² विराम ऊर्जा होगी, है ना। तो यहाँ पे m0² C4 का मान क्या हो जाएगा, 0.51 MeV का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ हम देखेंगे कि इसका मान MeV में आ रहा है और 0.5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं 0.5 का कितना होता है, 0.25 हो जाता है, तो और मान घट जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि P₻² C² विल बी वेरी ग्रेटर देन m0² C4। तो अपेक्षीय ऊर्जा संवेग संबंध के अंदर जो अंतिम पद है m0² C4 को हम नेगलेक्ट कर लेंगे P₻² C² की तुलना में, तो E₻² का मान हमारे पास आ जाएगा लगभग P₻² C² के बराबर। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो E₻ का मान प्राप्त हो जाएगा। E₻ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा P₻ × C। P₻ आप निकाल चुके हो, 1.054 × 10⁻20 वो यहाँ रख दिया। C का मान है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, वो भी रख दिया आपने। तो P₻ × C को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.162 × 10⁻12 जूल। तो ये हमारे पास ऊर्जा का न्यूनतम मान प्राप्त आया है। किसका, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक के अंदर माने तो उसकी जो न्यूनतम ऊर्जा है वो प्राप्त हो गई 3.162 × 10⁻12 जूल। लेकिन हमें जो नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आपने देखा होगा रेडियोएक्टिव पदार्थ के अंदर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उनकी जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3.162 × 10⁻12 को 1.6 × 10⁻19 से भाग दे देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो जाएगा। और ये लगभग आएगी कैलकुलेशन करने के बाद किस ऑर्डर का आएगा, 20 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻6 को हम मेगा लिख सकते हैं, तो ये 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगी। किसकी ऊर्जा है ये, अगर नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन को माना जाए तो उसकी न्यूनतम ऊर्जा का मान किस कोटि का होना चाहिए, 20 MeV की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व के लिए इसकी न्यूनतम ऊर्जा 20 MeV के कोटि की होनी चाहिए। परंतु बीटा क्षय के प्रयोगों से जो रिजल्ट प्राप्त हुए वो कह रहे हैं कि अस्थायी नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं पाई जाती है। कहाँ, तो 20 MeV और ये 2-3 MeV। अतः स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है ना। दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो तो कह रहा है जो अस्थायी नाभिक से इलेक्ट्रॉन विघटित हो रहे हैं उनकी ऊर्जा 2-3 MeV से ज़्यादा नहीं होती, और अगर नाभिक को के अंदर इलेक्ट्रॉन को मान लिया जाए और अनिश्चितता सिद्धांत से वो प्राप्त हो रहा है 20 MeV, इसलिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और हम जानते हैं नाभिक के अंदर क्या होता है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये प्रूव हो गया मैथमेटिकली यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी सिद्ध किया जा रहा है कि अल्फा कण के लिए, अगर नाभिक से अल्फा बीटा तीनों आते हैं, गामा, तो यहाँ से हम अल्फा कण के लिए अगर देखें तो क्या रिजल्ट आता है। देखिए, अल्फा कण के लिए द्रव्यमान क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का 4 गुना होता है, 4 MP, है ना। तो विराम ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी, mc², है ना। m यहाँ 4 गुना है तो 4 × 4 6.6 × 10⁻27, है
है ना। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 6.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, वो यहाँ पे रख दिया। तो ये तो हो गया m। फिर c², c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उसका स्क्वायर करेंगे तो c² कितना हो जाएगा 9 × 10⁻16, उससे गुणा कर दिया तो ये हमारे पास mc² आ गया, 4m0c mpc², है ना। ये क्या है, उस प्रोटॉन की विराम ऊर्जा किसके अंदर आएगी, जूल के अंदर आएगी। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, इसलिए इसमें नीचे भाग दिया रखा है 1.6 × 10⁻19 का, तो ये आ जाएगा लगभग 15,000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अल्फा कण से हमारे पास जो भी नाभिक से उत्सर्जित हैं उनकी ऊर्जा P मिनिमम C कितनी होती है, 20 MeV। अतः P मिनिमम स्क्वायर C² को m0c4 की तुलना में नगण्य मानेंगे और E मिनिमम यहाँ पे m0c² के बराबर, यानी m0 यहाँ पे mp है, ठीक है, और वो 15,000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि अल्फा कण के क्षय से प्राप्त ऊर्जा 25 MeV से ज़्यादा नहीं होती है। अतः प्रायोगिक जो रिजल्ट हैं वो बताते हैं कि अल्फा कण की ऊर्जा कितनी होती है, 25 MeV के आसपास, जबकि इसमें आ रही 15,000। अतः अल्फा कण भी नाभिक में नहीं होते हैं। तो यहाँ से अनिश्चितता सिद्धांत से हमने कैलकुलेशन करी, उससे दोनों की ऊर्जाएं, दोनों प्रैक्टिकल जो प्राप्त हो रही है वो 2-3 MeV आती है इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसके लिए 25 MeV आती है। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल उल्टा, इसमें 20 MeV आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है, इसमें 25 से अधिक नहीं आती है, जबकि 15,000 है। तो हम कह सकते हैं कि नाभिक में ना तो इलेक्ट्रॉन होता है और ना अल्फा कण होता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है, ये इसकी एक एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।